अभी अभी मेरी एंगेजमेंट कंप्लीट हुई थी और तभी मुझे खबर मिली कि मुझे काम के सिलसिले से मलेशिया जाना पड़ेगा। जिस लड़की से मेरी एंगेजमेंट हुई थी, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। हम दोनों ही अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हमारी शादी एक हफ्ते के बाद होने वाली थी। उस दौरान मेरे माता पिता मुझे कहने लगे कि शादी से पहले लड़के को रात से घर बाहर नहीं रहना चाहिए। माँ की बात सुनकर मैं कहने लगा कि माँ, आप आज की तारीख पर भी ये सब बातें सोच रही हैं। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद मैं अपने परिवार को अलविदा करके मलेशिया के लिए निकल चुका था। मलेशिया में मेरा एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था। उस दिन मैं अपना काम कंप्लीट करके रात को वापस अपने फार्म हाउस पर जैसे ही आने वाला था, तभी रास्ते में मुझे एक सुंदर सी लड़की मिली, जिसकी उस वक्त गाड़ी खराब हो चुकी थी। मैं इंसानियत के नाते उस लड़की की मदद कर रहा था, लेकिन उसी वक्त बहुत तेज बारिश होना शुरू हो चुकी थी। मैंने उस लड़की को ऑफर दी कि आप कुछ देर मेरे फार्म हाउस में रुक जाएं। लड़की को भी मेरी ये बात ठीक लगी थी, लेकिन बारिश में भीग जाने की वजह से लड़की के जो कपड़े थे वह सारे गीले हो चुके थे। लड़की दिखने में बेहद सुंदर थी। मैं बार बार कहीं ना कहीं उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था, लेकिन जैसे ही वह लड़की मेरे कमरे के अंदर गई और जब बाहर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया, क्योंकि उसने मेरी एक शर्ट पहन ली थी जिसमें वह बेहद कयामत लगने लगी थी। मैं भी एक इंसान था जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ बहकने लगा था। हम दोनों की आंखें एक दूसरे के साथ बहुत देर तक टकराई थी और तभी वह लड़की मेरे करीब आई और फिर हम दोनों के बीच। कभी कभी इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम कर बैठता है जिसे आगे चलकर उसका नुकसान बहुत बड़ा निकलता है। तब चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हर रास्ते से उसे नाकामी ही मिलती है। मेरे साथ भी कुछ इसी तरीके का मामला हुआ था। मेरा नाम विनोद है और मैं एक मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन हैं। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। लेकिन आज पूरे 5 साल के बाद मेरी मन पसंदीदा लड़की के साथ एंगेजमेंट होने वाली थी। कुछ ही दिनों के अंदर वह मेरी पत्नी बनने वाली थी। इस बात से मैं बेहद ही खुश था। मेरी होने वाली पत्नी का नाम मानवी था। मानवी और मैं अपनी शादी के लिए बहुत सारे सपने सजा कर रखे थे, लेकिन ठीक एंगेजमेंट के कुछ देर बाद ही मुझे यह खबर मिली कि मुझे काम के सिलसिले से अर्जेंट मलेशिया जाना पड़ेगा। मैं सबसे पहले अपने काम को इम्पोर्टेंट देता था। मेरे परिवार वालों ने मुझे जाने से भी मना किया, लेकिन मैंने उन्हें वादा किया कि मैं शादी से पहले ही घर वापस आ जाऊंगा और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस दिन मैं अपनी मंगेतर को अलविदा करके अपने काम के लिए मलेशिया निकल चुका था। मैं दिखने में बेहद हैंडसम था। अक्सर कई बार लड़कियां मुझ पर लाइन भी मारा करती थी, लेकिन मैं सिर्फ मानवी को पसंद करता था और उसके अलावा मैंने आज तक किसी भी लड़की को बिल्कुल भी नहीं देखा था। मलेशिया में हमारा एक फैमिली फार्म हाउस था और यहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर था। मैंने अपने मन में सोच के रखा था कि शादी के बाद मैं हनीमून मनाने के लिए अपनी पत्नी मानवी को यहीं लेकर आऊँगा, क्योंकि मानवी को मलेशिया घूमना काफ़ी पसंद था। फार्म हाउस से निकलकर मैं अपने होटल में चला गया, जहाँ पर मेरी आज मीटिंग थी। मैं शाम तक मीटिंग में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा था। मैं चाहता था कि कैसे भी करके ये डील हमारे हाथ से बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि इस डील के साथ साथ हमारा जो बिजनेस था वो और काफ़ी बड़ा हो जाता। उस दिन मैं मीटिंग में कंप्लीट करके अपने फार्म हाउस में वापस आ रहा था। मेरा फार्म हाउस जो था वह थोड़ा जंगलों के नज़दीक था, क्योंकि उधर से व्यू जो था काफ़ी अच्छा दिखता था। अभी अभी रास्ते में मुझे एक लड़की की गाड़ी खराब दिखाई दी। मेरी गाड़ी के सामने खड़ी होकर वह मदद मांगने लगी। मैं जैसे गाड़ी से उतरा और उसकी गाड़ी चेक करने लगा तो तुरंत तेज बारिश होना शुरू हो चुका था। इतनी बारिश में इन जंगलों के बीच कोई मैकेनिक मिलना नामुमकिन था। मैंने उस लड़की को रास्ता बताया कि आप एक काम कर सकती हैं, आज रात के लिए मेरे फार्म हाउस में रुक जाएं, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। मेरा फार्म हाउस जो है वह यहीं नज़दीक में ही है। कल सुबह जब गाड़ी ठीक हो जाएगी तो आप वापस चले जाइएगा। उस लड़की को भी मेरी बात ठीक लगी थी। वह मेरी गाड़ी में आकर बैठ चुकी थी। मैं उसे अपने फार्म हाउस में ले जा चुका था, लेकिन रास्ते में वह पूरी तरीके से भीग चुकी थी। फार्म हाउस जाते ही मैंने तुरंत उसे अपने कमरे में भेज दिया और बाहर आकर मैं आग जलाने लगा था। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी। तभी कुछ देर के बाद वह लड़की जैसे ही बाहर आई
तो उसे देखकर मैं हैरान रह चुका था, क्योंकि उसने मेरे कपड़े पहन लिए थे और कहने लगी कि मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे, इसी वजह से मैंने यह पहना है। इस बात पर मैं उसे कुछ ना कहा। तभी वह लड़की मेरे बगल में आकर बैठ चुकी थी। हम दोनों की निगाहें एक दूसरे के साथ टकरा रही थी। उस वक्त माहौल भी कुछ अलग सा बन चुका था, लेकिन मैं उस वक्त अपने आप पर काबू पाकर किचन में चला गया। जैसे ही मैं चाय बनाने लगा तो उस लड़की ने मुझे आकर पीछे से कसकर पकड़ लिया और फिर अपना प्यार मुझ पर लुटाना शुरू कर दिया। उस वक्त मैं भी एक जवान हट्टा कट्टा लड़का था। मेरे भी अंदर कई सारे जज्बात थे। मैं अपने जज्बातों पर काबू ना कर सका, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि इसका अंजाम आगे चलकर कितना बुरा निकलेगा। उस वक्त मैं भूल भी चुका था कि मेरी कुछ दिन बाद शादी होने वाली है। उसके बाद जब भी मानवी की कॉल आती तो मैं अक्सर उसकी कॉल को काट दिया करता था, अक्सर उसे बहाना बना दिया करता। और जिस लड़की के साथ अब मैं फार्म हाउस में वक्त गुजारा करता था, उसका नाम कशिश था। कशिश कुछ दिनों के अंदर ही मुझसे बेपनाह प्यार कर चुकी थी। हम दोनों ही एक दूसरे के कई बार करीब भी आ चुके थे, लेकिन एक दिन अचानक मानवी का बार बार मुझे फ़ोन आना शुरू हो चुका था। उस वक्त मैं किचन में खाना बना रहा था। तभी मानवी मुझे फ़ोन पर कहने लगी कि तुम्हें कल वापस आना पड़ेगा, क्योंकि परसों हमारी शादी है। मैं मानवी को विश्वास दिला रहा था कि मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा, लेकिन जब मैंने फ़ोन रखा और अचानक ही दूसरी तरफ देखा तो मुझे कशिश दिखाई दी। मुझे लगा था कि वह तो सो रही होगी, लेकिन तभी वह गुस्से से मुझ पर आकर भड़क पड़ी। कहने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम किसी और के साथ शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उस वक्त मुझे इतना तेज गुस्सा आया कि मैंने उसे कहा कि मैं मानवी से बहुत पहले से प्यार करता हूँ और हमारी कुछ दिनों के अंदर ही शादी भी होने वाली है। हमारे बीच जो है वह सब कुछ खत्म है और तुम यहाँ से अब हमेशा के लिए जा सकती हो। लेकिन तभी उस लड़की पर एक ऐसा असर हुआ मेरी बातों का कि वह तुरंत भागती हुई मेरे कमरे में चली गई और वहां जाकर उसने अपने साथ कुछ ऐसा गलत किया कि जिसकी वजह से वह इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उस वक्त मैं अपनी आंखों से यह देखकर हैरान रह चुका था। उस वक्त मेरे कमरे का जो हाल था वह बेहद खराब हो चुका था। कोई भी रहता तो वहां पर डर जाता। मैं बार बार कशिश को आवाज दे रहा था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं कशिश की बॉडी का क्या करूं। तभी मैंने उसकी बॉडी को अपने फार्म हाउस के सामने एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया और उसके बाद वहां से हमेशा के लिए मैं तुरंत मुंबई चला गया था। मेरे बार बार माथे से रास्ते भर पसीने छूट रहे थे। मेरी आंखों के सामने कशिश नजर आ रही थी। रास्ते में मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी और आज मेरी शादी थी। मुझे कैसे भी करके शाम तक अपने घर वापस जाना था। दूसरी तरफ बार बार मुझे मानवी की कॉल आ रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से मुंबई वापस पहुंचा था। तभी मानवी मुझे देखकर खुशी से झूम उठी थी और वह जैसे ही मेरे गले लगी तो मैंने उसे वक्त मानवी को अपने से दूर कर दिया और तुरंत अपने कमरे में जाकर खूब रोने लगा था। बाहर बार बार दरवाज़ा पीटा जा रहा था और मेरी माँ बार बार कह रही थी कि विनोद, जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। माँ की बात सुनकर मैंने तुरंत अपने आंसू पोंछे और तुरंत तैयार होकर नीचे आ चुका था। और फिर कुछ देर के बाद ही पंडित जी को बुलाकर मेरी और मानवी की शादी हो चुकी थी और फिर आज मेरी सुहागरात भी थी। मुझे आज अपनी शादी की कोई खुशी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं मन मार कर अपने कमरे में गया तो मानवी एक लंबा सा घूंघट ओढ़ कर बैठी हुई थी। मुझे देखकर वह तुरंत उठी और उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। कहने लगी कि जब से तुम आए हो खोए खोए से लग रहे हो। लेकिन मैं मानवी की बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। तभी मानवी ने मुझ पर अपना प्यार लुटाना शुरू कर दिया और उसी वक्त मैं कहीं ना कहीं खोने लगा था। लेकिन तभी अचानक जैसे ही मैंने मानवी के चेहरे को देखा तो मुझे उसका चेहरा पूरा कशिश के चेहरे की तरह लगने लगा था। इस वक्त मैं तुरंत घबरा चुका था। मैं अपनी पत्नी को शादी की रात ही अपने से दूर धकेल दिया। मेरे इस बर्ताव से मानवी परेशान हो चुकी थी। उसके बाद मैं गुस्से से कमरे से बाहर आ चुका था। मेरी पत्नी उस वक्त खूब रो रही थी, लेकिन अब मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अब दिन रात मुझे कशिश का चेहरा नजर आता रहता। मैं जब भी अपनी पत्नी के करीब जाता तो मुझे कशिश ही नजर आती, जिसकी वजह से अक्सर मैं मानवी को गुस्से से दूर करता। मेरी पत्नी को यही लग रहा था कि शायद कामकाज की वजह से मेरे दिमाग की जो हालत है वह खराब हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे यह बात अब मेरे परिवार को मालूम हो चुकी थी। मेरा जो स्वभाव था वह अलग हो चुका था।
अक्सर मैं रात को उठकर चीखने चिल्लाने लगता। एक दिन अचानक मेरे माता पिता ने कहा कि कुछ दिन तुम घूमने के लिए दूर जाओ और कुछ वक्त के लिए अपने कामकाज से छुट्टी लो। मैंने भी अपने माता पिता की बात पर सहमति जगाई, लेकिन उसके बाद मानवी जिद करने लगी कि उसे मलेशिया जाना है। मैंने बहुत बार इनकार किया क्योंकि मैं उसे उस जगह पर बिल्कुल नहीं लेकर जाना चाहता था, लेकिन वह अचानक ही मुझे वजह पूछने लगी। उस वक्त मैं उसे कुछ बोल ना पाया। पिताजी ने भी मेरी टिकट मलेशिया जाने की करवा दी, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे मानवी को लेकर मलेशिया के लिए निकलना पड़ा। जैसे ही मैं अपने फार्म हाउस पर पहुंचा तो मेरे सामने वही कुछ दिन बीते हुए पल सारे नजर आने लगे जो मैंने कशिश के साथ बिताए थे। बार बार मेरे कानों पर कशिश की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वहां जाकर धीरे धीरे मैं अपनी पत्नी के करीब तो जा चुका था। मुझे लगता था कि मैं ज्यादा कशिश की यादों को अपने दिल और दिमाग में बिठा चुका हूँ। इसी वजह से मैं खुद अपनी तरफ से पत्नी को वक्त देने लगा। लेकिन एक रात अचानक ही मैं उठकर सीधा उस पीपल के पेड़ के नीचे चला गया। मेरी पत्नी मुझे जाते हुए देखी तो पीछे से आवाज लगाने लगी। उस वक्त मैं अपने होश में नहीं था। पत्नी की आवाज सुनकर मैं वहीं बेहोश हो चुका था। कुछ देर बाद जब उठा तो मेरी पत्नी मेरे लिए रो रही थी, लेकिन जब भी मैं रात को अब सोता तो मुझे बार बार खिड़कियों के हिलने की आवाजें आती। जब मैं अपनी पत्नी को बताता तो अक्सर कहती कि सब कुछ तो ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा। मैं अंदर ही अंदर अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर बाहर जाने वाला था। मैं शीशे में तैयार हो रहा था कि तभी मुझे कशिश का वही रोता हुआ चेहरा नजर आया, जिसमें वो बार बार कह रही थी कि तुमने मेरे साथ गलत किया। अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। तुम मेरे अलावा किसी और के बिल्कुल भी नहीं हो सकते। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। उस दिन मेरा दिन मानो आखिरी दिन था। मैं पूरा चीखने चिल्लाने लगा। मेरी पत्नी भागती हुई मेरे पास आई। उस दिन के बाद से मैं हमेशा के लिए बिस्तर पर बैठ चुका था। मेरी पत्नी को लग रहा था कि मेरी दिमागी हालत कमजोर हो चुकी है, क्योंकि बार बार मैं यही सब हरकतें कर रहा था और पत्नी जब देखती तो उसे कुछ भी नजर ना आता। इसी वजह से उसने ये सारी बात अपनी एक सहेली को बताई जो कि मलेशिया में ही रहने वाली थी। उसकी सहेली ने उसे रास्ता दिखाया कि तुम्हें एक बार एक ज्ञानी बाबा को अपने घर पर बुलाना चाहिए, उनकी काफी चर्चा है। मेरी पत्नी उस ज्ञानी बाबा को घर ले आ चुकी। तभी उस बाबा ने एक नींबू में कुछ मंत्र पढ़कर कहा कि आज रात के लिए तुम्हें इस कमरे में रख देना है और उसके बाद सुबह ही कमरे में आकर देखना है। अगर ये नींबू सही निकले तो इस घर में कुछ नहीं है। अगर ये नींबू काला पड़ जाए तो इसका मतलब यह समझना कि इस घर में कोई प्रेत आत्मा का साया है। उसके बाद मेरी पत्नी कमरे में नींबू रखकर चली गई और सुबह जैसे ही नींबू को खोलकर देखा तो वह पूरा काला पड़ चुका था। उसने तुरंत उसी ज्ञानी बाबा को बुलाया और सारी बात बताई। उस ज्ञानी बाबा ने अपनी एक आंख बंद करके कुछ पढ़ने लगा। तभी अचानक एक जोरदार हवा आकर उसे दूर फेंक दी। मेरी पत्नी उस वक्त ये देखकर हैरान रह चुकी थी। तभी कशिश की जो आत्मा थी वह सामने आ चुकी थी। वह चीखने चिल्लाने लगी। उसका चेहरा पूरा डरावना और वह मेरी पत्नी को कहने लगी कि विनोद को हमेशा के लिए यहाँ से मैं लेकर चली जाऊंगी। विनोद सिर्फ मेरा है। तभी उस कशिश की आत्मा ने मेरी पत्नी का गला पकड़ लिया, लेकिन उस बाबा ने अपने मंत्र और जल से उसे कुछ देर के लिए वहां से गायब कर दिया। मेरी पत्नी तुरंत उस ज्ञानी बाबा से पूछने लगी कि आखिर ये मामला है क्या, ये लड़की है कौन। तभी बाबा ने कहा कि ये बात तुम्हें अपने पति से पूछनी चाहिए। शादी से पहले उसने इस लड़की के साथ अपने संबंध बनाए और वह भी इसी फार्म हाउस में। लेकिन जब इस लड़की को पता चला कि वह तुमसे शादी करने वाला है, तब इस लड़की ने अपने साथ ऐसा गलत कर लिया कि इसके बाद ये हमेशा के लिए एक प्रेत आत्मा बनकर रह चुकी है। इसकी आत्मा को शांति बिल्कुल भी नहीं मिली और इसकी बॉडी को पीपल के पेड़ के नीचे रखा गया है। मेरी पत्नी उस वक्त खूब रोने लगी थी। उस वक्त एक उसे धक्का लगा था, लेकिन दूसरी तरफ मेरी हालत खराब हो चुकी थी। तभी मेरी पत्नी उस बाबा के आगे हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी कि आप मुझे इसका उपाय बताएं। मैं कैसे भी करके अपने पति को इससे आज़ाद करना चाहती हूँ। बाबा ने कहा कि यह काम करना बड़ा ही कठिन है। उसमें तुम्हें खुद का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रेत आत्मा कभी भी तुम्हें तुम्हारे पति के करीब बिल्कुल भी नहीं जाने देगी। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आने वाली पूर्णमासी की रात इस प्रेत आत्मा के नाम पर एक यज्ञ किया जाए और ये यज्ञ जो होगा काफी देर तक चलता रहेगा और तुम्हें उस वक्त कैसे भी करके उस लड़की की बॉडी को शमशान लेकर जाना पड़ेगा और वहां जाकर वह सारे काम करने पड़ेंगे। उस लड़की की बॉडी को लेकर जाना यह काम जो होगा बड़ा ही कठिन होगा, लेकिन मेरी पत्नी ने अब फैसला कर लिया था
कि अब वह किसी भी हालत में मुझे खोने नहीं देगी। उसके बाद मेरी पत्नी सीधा मेरे पास आई थी और उसने मुझसे कशिश के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मेरी आंखों में सिर्फ उस वक्त आंसू आ रहे थे। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं तुमसे इतना प्यार करती थी और तुमने यह सब किया। मैं अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ दिया। मैंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी। मुझे नहीं पता था कि कशिश कुछ ऐसा करेगी, लेकिन उस दिन के बाद से मेरी पत्नी मुझसे दूरी बना ली। मैं समझ सकता था कि उसे भी काफ़ी बड़ा धक्का लगा है। कहीं ना कहीं मैंने उसे धोखा दिया है। अब पूर्णमासी की रात को सिर्फ कुछ समय ही बचा था कि उसके बाद मेरी पत्नी कशिश की बॉडी को उठाकर शमशान लेकर जाने के लिए निकल चुकी थी। लेकिन जो वह प्रेत आत्मा थी, वह बिल्कुल भी शांत नहीं होने वाली थी। वह बिल्कुल भी मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहती थी। इसी वजह से मानवी के जाने के बाद वह मानवी का चेहरा लेकर मेरे पास आई और मुझ पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि मेरी पत्नी ने मुझे शायद माफ़ कर दिया। तभी वह कहने लगी कि हम कुछ देर के लिए बाहर घूमने जाते हैं। मैं इस वक्त उस प्रेत आत्मा का हाथ पकड़कर अपने घर से निकल गया था और जैसे ही गाड़ी में बैठा तो वह प्रेत आत्मा गाड़ी की रफ्तार तेज चलाने लगी। मैं इस वक्त मानवी से कहा कि मानवी गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ, लेकिन तभी मानवी की जो आवाज़ थी वह कशिश की आवाज़ में बदल चुकी थी। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो कशिश का वही डरावना सा चेहरा। कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने साथ आज लेकर ही जाऊंगी। तुम्हारी पत्नी मुझे हमेशा के लिए मुक्त करना चाहती है, जो कि मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। दूसरी तरफ उस बाबा को पता लग चुका था कि वह प्रेत आत्मा मानवी का चेहरा लेकर मुझे घर से बाहर ले जा चुकी है और अब मेरी जान को भी खतरा है। तभी उस बाबा ने तुरंत मानवी को फ़ोन किया और सारी हकीकत बताई और कहा कि कैसे भी करके जल्द से जल्द उस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करना पड़ेगा, नहीं तो वह तुम्हारे पति को अपने साथ ले जाएगी। ये सुनते ही मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी थी। हालांकि रास्ते में वह प्रेत आत्मा उसे भी बहुत परेशान कर रही थी। बाबा ने उसके गले में पहले से ही एक ताबीज डाल दी थी, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि वह आत्मा कुछ न कुछ गलत जरूर करेगी। तभी बाबा ने भी कहा कि तुम कैसे भी करके जल्द से जल्द उसकी बॉडी को लेकर यहाँ आकर पहुँचो। उसके बाद हमें जल्द पूजा शुरू करनी पड़ेगी। फिर मेरी पत्नी बड़ी ही मुश्किल से बाबा के पास पहुंची थी। उसके बाद उन लोगों ने यज्ञ करना भी शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ कशिश की आत्मा मेरी गाड़ी को खाई के नीचे फेंक दी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी चोट भी लग चुकी थी। मैं सीरियस कंडीशन में अब अस्पताल में एडमिट था। उसके बाद वह प्रेत आत्मा वो यज्ञ भंग करने के लिए मेरी पत्नी के पास चली गई और वहां जाकर उसने बताया कि किस तरीके से उसने मुझे खाई के नीचे फेंक दिया है। मेरी पत्नी ये सुनकर दुखी हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वह अभी तुरंत ही उस यज्ञ को छोड़कर अस्पताल जाने ही वाली थी कि तभी अचानक बाबा ने कहा कि किसी भी हालत में हमें यज्ञ से बिल्कुल भी नहीं उठना है। फिर लगातार काफ़ी मंत्रों के साथ वह यज्ञ शुरू हो चुका था। वह आत्मा बहुत तड़प रही थी, बहुत चिल्ला रही थी कि मुझे मुक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं विहान के साथ रहना चाहती हूँ। मेरा विहान प्यार है। लेकिन तभी पूरे 1 घंटे के महायज्ञ के बाद उस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल चुकी थी। उसके बाद मेरी पत्नी तुरंत भागते हुए अस्पताल आई। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से ही मुझे बचाया था। उसके बाद मैं चल फिर बिल्कुल भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके बाद मेरी जो हालत थी वह काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि विहान को ठीक होने में कितना समय लगेगा हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन उन दौरान मेरी पत्नी मेरे लिए काफ़ी पूजा पाठ करना शुरू कर दी थी। उसने दिन रात मेरी सेवा की। हालांकि मैं उसके लिए गलत इंसान था। मैं उसके काबिल बिल्कुल भी नहीं था। मैंने उसके साथ गलत किया था, उसे धोखा दिया था। आज जो हमारे साथ इतना कुछ हो रहा था उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं ही था। फिर उसके बाद मेरी पत्नी प्यार और साथ के साथ धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा था। मैं अपनी पत्नी के पैर पकड़कर उससे माफ़ी भी मांगने लगा और मैंने कहा कि मैंने जो इस बार गलती की है मैं वह अपनी ज़िंदगी में आगे कभी भी नहीं दोहराऊंगा। मैं तुमसे ही बेइंतहा प्यार करता हूँ और तुमसे ही करता रहूँगा। और आप लोग भी इस कहानी के माध्यम से अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोग इसी तरीके की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।